हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज के क्लास 11th के लेक्चर में हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने फर्स्ट टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन आपको एक्सप्लेन किया था, जो था प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, फाइनली फिनिश करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पर जाएंगे। तो ये आपके सामने प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल टॉपिक है, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, और उसमें आपको क्या क्या चीजें बताई थी कि ये है आपका ग्राउंड, जिसे आप हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस भी मान सकते हो, और ग्राउंड से कुछ हाइट से उस हाइट को आप वर्टिकल या वाई एक्सिस भी बोल सकते हो। एक सर्टेन हाइट से इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से, ये कौन सा डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ना ऊपर फेंका गया है ना नीचे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से। और जब फेंका गया था तब हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लिया था, और आपको बहुत बार बताया जा चुका है जब भी टाइम t इज इक्वल टू 0 कहा जाए तो इसका मतलब होता है स्टॉप वॉच ऑन उसी समय हुई है। तो स्टॉप वॉच ऑन करते ही टाइम रिकॉर्ड करना शुरू हो गया है, उस समय इसको फेंका गया था, थ्रो किया गया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। और आपको बताया था कि आफ्टर टाइम t, लेट अस सपोज वो यहां पहुंचता है, वो ऑब्जेक्ट t समय बाद, तो यहां पहुंचने के बाद आपने कहा कि उसने, प्रोजेक्टाइल ने दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये कल हमने प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में और उसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल एक ही समय पर, प्रोजेक्टाइल इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो थ्रो किया गया, ये भी कल बताया था। प्रोजेक्टाइल एक ही समय पर दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। ये जो इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, ये वाई एक्सिस के अलोंग इतना नीचे आ गया है ये, और अपनी जगह से इतना आगे आ गया है। आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो वहां देखेंगे कि उसने हॉरिजॉन्टल में भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है और वर्टिकल में भी। और ये भी बता दिया था कि इस रास्ते को, ये जो आर्क से रास्ता दिखाया गया है जिस पर प्रोजेक्टाइल गया है, उसे ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लिखा है, लेकिन ये पैराबोलिक का मीनिंग आपको बाद में समझाया जाएगा। ग्रेविटी ना होती तो वो सीधा जाता रहता है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया है। आपको ये भी बता दिया था कि हॉरिजॉन्टल में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो बिना एक्सेलरेशन होता है, और वर्टिकल में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो एक्सेलरेशन के साथ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हॉरिजॉन्टल वाले मोशन को डिराइव करके हमारे पास x इज इक्वल टू ut, ये एक रिजल्ट आया था। और वर्टिकल वाले मोशन के लिए या वर्टिकल वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रिजल्ट आया था। और मैंने बच्चों को बताया था कि आप ये दो फॉर्मूलों की हेल्प से एक्स में उसने कितना, यानी हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए u, ये वो वेलोसिटी जिससे उसे थ्रो किया गया अलोंग हॉरिजॉन्टल, और टाइम आप वही रखेंगे जितने टाइम बाद
यानी थ्रो किए जाने के जितने टाइम बाद आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टाइम तो बदलता रहेगा, मान लीजिए 5 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँचता है तो 6 सेकंड बाद, 7 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, ऐसे जाता रहेगा। जितना टाइम बीतता जाएगा उसका एक्स और वाई बढ़ते जाएंगे। अब एक फाइनल चीज आपको जो सिखाई जाती है, अगर मैं यहां इस इक्वेशन को 1 मान लूं, बल्कि इस इक्वेशन को 1 मानने से पहले एक काम और कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को मैं और करके t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू लिख सकता हूं। इस u को नीचे ट्रांसफर कर दिया और t की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ये हमारा कल आ गया था मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल से फॉर्मूला, और ये अब इन दोनों फॉर्मूलों को हम थोड़ा सा कंबाइन करके देख रहे हैं, मॉडिफाई करके, जिससे आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चलेगा। जो रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा के लिए, वो स्कूल के एग्जाम में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में और कंपटीशन एग्जाम में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में अकेला वो रिजल्ट पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। ये डेरिवेशन तो स्कूल के एग्जाम में करने के लिए आता ही है, और अगर न भी आए तो आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। तो आपने इस फॉर्मूले से t इक्वल टू एक्स अपॉन यू किया है, और अब ये जो रिजल्ट आया है इसे अगर इक्वेशन 2 मान लिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से आप इक्वेशन 2 में इस t का वैल्यू पुट कर दोगे, कर सकते हैं t इक्वल टू एक्स अपॉन यू। तो y की वैल्यू आपके पास बनेगी हाफ g, t की जगह आपने x अपॉन यू पुट कर दिया, स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में आप y की वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और इसे फिर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, और इसके नीचे एक फाइनली स्टेटमेंट लिखा जाता है। वो फाइनल स्टेटमेंट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये है वो फाइनल स्टेटमेंट जो इस लाइन के, ये जो आपने लिखा है ये इसके नीचे लिख दी जाती है। हर बुक में आपको लिखी मिलेगी, आपको भी एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन आ जाए तो लिखना है और इसे याद भी रखना है। लेकिन बुक्स में इसका रीजन नहीं बताया जाता इस लाइन का। पहले लाइन समझ लें, फिर मैं उसका बच्चों को रीजन बताऊंगा, क्योंकि वो बुक में नहीं लिखा है। ये लाइन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला which shows that a projectile moves in a parabolic path। ये लाइन का अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो ये लाइन कहती है कि ये जो आपको इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन एक पैराबोला की है, जिससे ये प्रूव होता है, शो होता है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, यानी उसका जो रास्ता है, पाथ यानी रास्ता, वो पैराबोलिक होता है। अब इस लाइन का कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बुक में, बच्चे भी इसको ऐसे ही याद करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको, इस लाइन को एक्सप्लेनेशन या रीजन समझ लेंगे तो आपको और अच्छी तरह ये लाइन दिमाग में बैठ जाएगी। कल मैंने बच्चों को बताया था, यानी नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में, कि जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है, ये जो ब्लैक एरो से दिखाया गया है, इसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री। लेकिन यहाँ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लिखा है, और यहाँ पर भी बोल रहा है कि पैराबोलिक पाथ में मूव करता है वो। ट्रेजेक्ट्री तो है, लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है। अब मैं आपको इसको पैराबोलिक का और इक्वेशन का पूरा रीजन बताता हूँ। रीजन क्या है, आप इस इक्वेशन को गौर से देखो। इस इक्वेशन में 1/2 एक नंबर है, सॉल्व करोगे 0.5 आएगा, मतलब आप इसको, इसकी वैल्यू पता है। g हमेशा 9.8 होता है, और u
वो वेलोसिटी है जिससे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, जो आपको गिवन होगी, अगर गिवन हो तो आपके पास 1/2 g भी गिवन है, u भी गिवन है। अगर आप इतने पोर्शन को वैल्यूज रख के सॉल्व कर लें तो आपके पास y इज इक्वल टू, यहां वो नंबर आएगा, मैं कोई नंबर बोल देता हूं, बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब k, यहां कोई नंबर आ जाएगा, उस नंबर को मैं k से डिनोट कर रहा हूं। या फिर मैं ऐसा और अच्छा करूं, कंफ्यूजन ना हो, तो इस पूरे सर्कल में जो कुछ लिखा है हाफ जी और यू स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद कोई ना कोई नंबर आएगा, उस नंबर को मैं n मान लेता हूं। 10, 20, 50 डेसिमल में, फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ नंबर आएगा, और साथ में मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बचा ही है, आपको लिखना है। अब आप अपनी 10th तक की नॉलेज के हिसाब से इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट जरूर कर सकते हो। कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे बताया गया है 10th क्लास में। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होता है पहले, और उस बॉक्स में x लिखना होता है और y लिखना होता है, और आपको अपनी मर्जी से x की कुछ वैल्यूज पुट करनी होती है इस इक्वेशन में, और यहां लिखते जानी होती है। x की वैल्यू 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, हर x की वैल्यू जो आप पुट करोगे सॉल्व करके उसके लिए आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये आप पुट करोगे ये आपको मिल जाएगी, ये आप पुट करोगे आपको मिल जाएगी। ऐसा आप लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते थे, और आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन के लिए जब आप ग्राफ बनाते थे, ऐसी कोई भी इक्वेशन 3x + 2y = 5, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके लिए आप यही मेथड अप्लाई करके ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसका ग्राफ कैसा आता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ये कुछ ऐसे इक्वेशंस होती है मैथमेटिक्स में जिनका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे, 2 वेरिएबल है, एक की वैल्यू रख के दूसरे की पता लग जाती है, उससे ग्राफ प्लॉट हो जाता है, तो हमेशा आपको एक पर्टिकुलर शेप मिलेगी, जैसे इसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर आप x² + y² = 5² ऐसी कोई इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो आपको हमेशा एक सर्कल मिलेगा जिसकी रेडियस होगी 5। यहां जो भी नंबर होगा वही उसकी रेडियस होगी। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं जिनका आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर शेप मिलती है। तो यहां पर यही बात एक लाइन में कही गई है बिना एक्सप्लेनेशन के, क्या कि अगर आप ये जो इक्वेशन है, ये जिससे कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा इक्वेशन का, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो शेप मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं, सर्कल नहीं, पैराबोलिक। अब ये पैराबोला जो होता है, पैराबोला एक शेप है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, ये शेप देखी है बच्चों ने, आम बोलचाल की भाषा में इसे ओवल शेप कह देते हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो शेप होती है ये इलिप्स होती है, इलिप्टिकल होती है। ऐसे ही एक शेप होती है जो कर्व लिए होती है। जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं 11th क्लास में, उनको कोनिक सेक्शंस में एक चैप्टर आएगा, कोनिक सेक्शंस, उसमें ये तीनों शेप पढ़ा दी जाएंगी, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। लेकिन
बाकियों के लिए ज़रूरी नहीं है, जिनके पास मैथमेटिक्स है नहीं उनको आगे बहुत ज़्यादा इसकी बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके एक शेप बनेगी, ऐसी कर्व सी, उस शेप को पैराबोला बोलते हैं। तो जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको सिर्फ इतना जानना है, क्या जानना है, कि ये जो इक्वेशन आपके पास आती है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक पर्टिकुलर शेप का ग्राफ बनता है जो पैराबोला होता है। इसीलिए यहां लिखा होता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। जैसे इस इक्वेशन के लिए लिखा जा सकता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फेयर, तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हो तो उसके लिए लिखा जा सकता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का होगा। तो इस लाइन का मीनिंग और एक्सप्लेनेशन जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। 90% बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला व्हिच शोज दैट अ प्रोजेक्टाइल मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि प्रोजेक्टाइल किस तरह के पाथ में मूव करता है, व्हाट टाइप ऑफ पाथ अ प्रोजेक्टाइल अटेन्स। तो आपको याद रखना है द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी उस पाथ को कहते हैं, रास्ते को, लेकिन वो ट्रेजेक्टरी कैसी शेप की होती है, वो होती है पैराबोलिक, क्योंकि जो शेप वो बनाती है वो एक पैराबोला से मिलती जुलती है। तो यहां पर या इस जगह पर और ये लाइन लिखकर आपका ये आर्टिकल फिनिश होता है, जिसका नाम था प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो प्रोजेक्टाइल का पार्ट है मेकिंग एन एंगल थीटा वाला, जो आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि दो तरह के प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ने हैं। एक तो कुछ ग्राउंड से हाइट पर से हॉरिजॉन्टल फेंके हैं तो नीचे आता है ग्रेविटी की वजह से, एक ग्राउंड से ही फेंकते हैं, वो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन उस आर्टिकल में काफी सारे पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट तो आपको ये जो एक्सप्लेनेशन अब तक बताया है इसी से मिलता जुलता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला हेडिंग। तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रोजेक्टाइल। इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में आपको दिखाया गया है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, यानी ग्राउंड, और ये आपका वाई एक्सिस है, और यहां ओरिजिन कह लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ग्राउंड पर ही कोई पॉइंट ले लिया हमने, वहां से टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, यानी यहां से स्टॉप वॉच जब ये फेंका जाएगा तो ऑन होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर u वेलोसिटी से, ये देख रहे हैं u, इसके ऊपर एरो लगना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ, एंगल कितना बनाया है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा, जो यहां दिखाया गया है आपको, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। अब वो प्रोजेक्टाइल फेंके जाने के बाद यानी थ्रो किए जाने के बाद ऐसे घूमकर यहां पर आएगा। ये बात तो एक कॉमन इंसान भी जानता है, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ग्राउंड से किसी चीज को थ्रो करोगे तो यहां पर आकर गिरेगी। थ्रो करने के कुछ देर तक वो ऊपर जाती है ग्राउंड से, और यहां जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और वो फिर एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है यहाँ, और फिर वापस नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से गिरने लगती है। नीचे से ऊपर जाते समय उसमें वेलोसिटी कम होने का मतलब है रिटार्डेशन होता है, यानी नीचे से ऊपर जाते समय बच्चों को इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था कि जब भी अपवर्ड मोशन होता है तो g की वैल्यू माइनस में होती है, यानी वेलोसिटी लगातार कम होती रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से।
और जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो जी की वैल्यू प्लस में होती है, यानी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि थ्रो किए जाने के कुछ समय बाद, लेट अस सपोज वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच रहा है और वो टाइम है t। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है तो गौर से देखें, बना यहां से बनाया जाएगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, बिल्कुल सीधा सीधा, तो इससे साफ दिखता है कि इस पॉइंट तक, P मान लेते हैं इस पॉइंट को, P पॉइंट तक जब वो पहुंचा है उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है x एक्सिस के अलोंग, और ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये ट्रैवल कर लिया है कौन से एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। तो आप उसको किसी भी पॉइंट पर देखेंगे उसने हॉरिजॉन्टल में भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और वर्टिकल में भी। तो जो हमारा पहला पॉइंट था प्रोजेक्टाइल मोशन का, बच्चों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, या जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल कहलाती है, वो x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी साइमल्टेनियसली ट्रैवल कर रही होती है। थ्रो किए जाने के बाद वो x में भी दूरी तय कर रही होती है और y में भी दूरी तय कर रही होती है। और दूसरी बात जो बताई गई थी, x में दूरी वो तय करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी विदाउट एक्सेलरेशन, और y में जो वो दूरी तय करती है वो करती है विद एक्सेलरेशन, और वो भी कौन सा, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g। ये दो पॉइंट्स अगर बच्चे याद रखते हैं कि प्रोजेक्टाइल थ्रो किए जाने के बाद दोनों दिशाओं में चल रहा होता है साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर, x में भी y में भी। आप कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल का पोजीशन लोकेट करोगे उसने x और y दोनों में दूरी तय कर ली होगी, लेकिन x एक्सिस के अलोंग वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, यानी विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। फोर्स हमेशा उस पर कौन से एक्सिस के अलोंग लग रही होती है, y एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल के अलोंग, ऊपर जाते हुए भी लग रही है। अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको वेक्टर्स में सिखाई गई थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू ना करते हुए काइनेमेटिक्स को बीच में ब्रेक देकर प्रोजेक्टाइल पढ़ाने से पहले वेक्टर पढ़ाया, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको बताया गया था कि अगर कोई भी वेक्टर बना हो एक एक्स वाई प्लेन में और उसने थीटा एंगल बना रखा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, वेक्टर का नाम कुछ भी हो, यहां पर आर था वेक्टर का नाम, तो आप उस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। एक्स कंपोनेंट को कहते हैं आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट को कहते हैं आर साइन थीटा। दुनिया का कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में या हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ ड्रॉ किया जाए तो इट कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वेक्टर्स चैप्टर में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। अगर किसी बच्चे को ये चीज याद नहीं आती तो वो वेक्टर्स चैप्टर का लेक्चर वापस जाकर देख सकता है। यहां पर यही किया गया है, थ्रो जो किया है ऑब्जेक्ट को वो u वेलोसिटी से किया गया है, और उस u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल लिए गए हैं। एक तो आपका x एक्सिस के अलोंग, उसे ux से रिप्रेजेंट किया है, और क्या वैल्यू होगी उसकी, u cos थीटा। जैसे ये वेक्टर r था तो r cos थीटा थी, यहाँ वेक्टर का नाम u है तो कंपोनेंट होगा u cos थीटा। और ये आपको एरो से दिखाया गया वर्टिकल कंपोनेंट जिसको uy बोल रहे हैं,
वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू क्या है u sin थीटा, जैसे यहाँ r sin थीटा थी। ये रिजॉल्व इसलिए किया गया है कि प्रोजेक्टाइल दोनों दिशाओं में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल दिशा में इस वेलोसिटी से बढ़ रहा है और वर्टिकल दिशा में इस वेलोसिटी से बढ़ रहा है। अब आपको वही चीज फाइंड आउट करनी है जो आपने पिछले आर्टिकल में करी थी। क्या? पहला, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले याद दिला दूं, मैंने एक इक्वेशन बच्चों को लिखकर बताई थी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ी थी। और मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में हम x वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह s की जगह आप x लिखोगे, ये पिछले आर्टिकल में भी बताया था। u की जगह आपको लिखना होगा ux, t तो x और y में होता ही नहीं है, t तो सेम रहता है हर जगह, प्लस हाफ a की जगह आपको लिखना होगा ax और फिर से t स्क्वायर। यानी अगर आप x वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो वेलोसिटी भी x वाली लेनी है, एक्सेलरेशन भी x वाला लेना है। अब यहां लिखा जाएगा वेयर ux का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो आपको बता दिया गया है u वेलोसिटी से फेंके जाने पर उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने पर हमें पता चला ux की वैल्यू u cos थीटा है। तो हम ux की वैल्यू क्या रख देंगे, u cos थीटा, एंड ax का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ax का वैल्यू 0 क्यों रखा है? क्योंकि आपको बताया गया है कि x एक्सिस के अलोंग तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है विदाउट एक्सेलरेशन। x की तरफ का डिस्टेंस में एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि x की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स लगने से ही एक्सेलरेशन होता है। y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में ये दोनों जानकारियां हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है x इज इक्वल टू ux की जगह आप रख दोगे u cos थीटा, साथ में t, ux की जगह आपने u cos थीटा रख दिया, साथ में t है, और प्लस के आगे ये पूरा चीज, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ax की वैल्यू 0 है। ये आपको मिल गई है पहली इक्वेशन, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया जाता है प्रोजेक्टाइल की तरह, या प्रोजेक्टाइल कोई भी थ्रो किया गया, उसका x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट कर सकते हो फॉर अ गिवन टाइम, कि इतने समय पर वो x में कहाँ पहुंची, इतने समय पर x में कहाँ पहुंची। आपको गिवन होना चाहिए उसकी थ्रो की जाने वाली वेलोसिटी और वो एंगल थीटा, जितने एंगल पर उसको थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ, 30, 60 ऐसे कुछ पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो किया जाएगा। अब अगला जो हमारा पोर्शन है उस पर पहुंचते हैं। इसकी जरूरत खत्म हो गई तो इसे हटा देता हूं मैं। अगला हमारा जो पोर्शन है उसको कहा जाएगा मोशन अलोंग वर्टिकल। और मोशन अलोंग वर्टिकल में यही इक्वेशन y की टर्म्स में लिख दी जाती है। ये आपने कल भी किया था, y इज इक्वल टू, x की जगह y डाल दिया बस, और u की जगह आपको uy डालना पड़ेगा, और t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। सब कुछ वैसा का वैसे ही किया है, बस x की जगह जहां जहां x है वहां y डाला है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस वाली या वर्टिकल डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट को हमें फाइंड आउट करना है।
अब वेयर यू वाई की वैल्यू यहाँ आपको बताई रखी है कि वेक्टर को रिजॉल्व करा था, एक्स एक्सेस वाली वैल्यू यू कॉस थीटा है, वाई एक्सेस वाली वैल्यू यू साइन थीटा है। यू वाई की वैल्यू आपने डाल दी यू साइन थीटा। अगर बच्चे रिकॉल करें तो पिछले आर्टिकल में यू वाई की वैल्यू 0 डाली गई थी। उसका रीजन है क्योंकि आपने थ्रो ही उसे एक्स एक्सिस के अलोंग किया था, तो वाई में आपने उसे थ्रो ही नहीं किया, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई की थी नहीं तो 0 थी। यहाँ आपने उसे ना एक्स की तरफ थ्रो किया है ना वाई की तरफ, बीच में कहीं फेंका है। तो बीच में फेंके जाने पर उसमें थोड़ा कंपोनेंट एक्स का भी होगा और थोड़ा कंपोनेंट वाई का भी होगा। तो यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा क्यों रखी है उसका रीजन आपको यहाँ पता चल गया। और एंड ए वाई का वैल्यू माइनस जी रखा जाएगा। ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ आपको बताया गया है कि वाई एक्सिस वाला जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है वो विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करती है जी, क्योंकि एक बार थ्रो किए जाने के बाद उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करती है, और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स। और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो स्मॉल जी होता है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है और पी पॉइंट तक भी वो ऊपर ही जाए जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव नहीं होगा, ये अभी भी बताया था। और जब हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी बच्चों को बताया था कि नीचे से ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेना है। तो अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू यू वाई की जगह आप रखोगे u साइन थीटा, स्मॉल t तो ऐसे का ऐसे ही रहा जाएगा, और यहाँ प्लस साइन लगा है, लेकिन जब आप यहाँ ए वाई की जगह माइनस जी करोगे तो आपका यहाँ माइनस साइन आ जाएगा 1/2 जी और टी स्क्वायर। ये ए वाई की जगह जब आप जी माइनस में रखोगे तो ये टर्म पूरी माइनस में आ जाएगी। ये जो आपका फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला आपको उस प्रोजेक्टाइल का y में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो बता देगा। y में वो कितनी दूरी तय कर रहा है कितने समय पर। आप टाइम की वैल्यू लिखते जाओ, यहाँ पर u का वैल्यू आपको पहले ही गिवन होगा, किस वेलोसिटी से उसे थ्रो किया, कितने एंगल पर फेंका, तो कितने वेलोसिटी से थ्रो किया u, कितने एंगल पर फेंका थीटा, वो पता होने पर जितना टाइम आप डालोगे, 2 सेकंड बाद कहाँ पहुंचा, 3 सेकंड बाद कहाँ पहुंचा, 4 सेकंड बाद कहाँ पहुंचा, वो टाइम डालते रहोगे तो उतने टाइम पर y का वैल्यू मिलता रहेगा। यहाँ पर वो टाइम डालते रहोगे उतने टाइम पर x का वैल्यू मिलता रहेगा। अब आपने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इस जानकारी का इस्तेमाल करके, तो इस जानकारी को हटा दिया जाता है। क्या जानकारी थी? प्रोजेक्टाइल थ्रो किए जाने के बाद दोनों डायरेक्शन में चलता है, x में भी और y में भी। आप किसी भी जगह देख लो, x और y दोनों में उसने दूरी तय की है। x की दूरी वो विदाउट एक्सेलरेशन ट्रैवल करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और y वाली डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारी जानकारी यूज हो चुकी है, इसलिए इसको हटा दिया जा रहा है। क्यों हटा दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि इसके फर्स्ट पार्ट को फिनिश करेगी वो लिखने जा रहा हूं। क्या है वो इम्पॉर्टेंट बात? वो इम्पॉर्टेंट बात ये है, पहले यहां पर मैं इस इक्वेशन को t इज इक्वल टू और करके t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकता हूं। कुछ नहीं किया है, ये वाली इक्वेशन तो आपको क्या देगी? कितने समय पर x में कहां पहुंचा है। ये वाली इक्वेशन क्या देगी? कितने टाइम यानी कितने समय पर y में कहां पहुंचा। ये दोनों तो अपने आप में आपको x और y देते रहेंगे, लेकिन अब आपको एक और चीज समझनी है। वो क्या?
कि अगर आपने इस इक्वेशन से t का वैल्यू निकाला है और इसे 1 इक्वेशन मान के इस इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो यहां मैं लिखता हूं इक्वेशन 2 बिकम्स क्या होगी, y इज इक्वल टू u साइन थीटा। ये u साइन थीटा एज इट इज लिखा मैंने, स्मॉल t की जगह आपको x अपॉन u cos थीटा पुट कर दिया और माइनस, इक्वेशन का माइनस ऐसे ही लगा दिया, 1/2 g, और यहाँ t है साथ में स्क्वायर भी है, तो जब आप t की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। t की वैल्यू जो भी है पूरी है, यहाँ क्योंकि t का स्क्वायर है तो पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब u और u आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहां x बचा है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपके पास वैल्यू आएगी x टेन थीटा। बच्चों को 10th क्लास तक बता दिया जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, x साथ में है ही, x टेन थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसमें आपके पास इस प्रोजेक्टाइल जो थ्रो किया गया उसकी इक्वेशन आती है, और ये इक्वेशन आने के बाद आपको वही लाइन लिखनी है जो आपने पिछले प्रोजेक्टाइल में लिखी थी कि ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, जिससे ये पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। यानी वो लाइन क्या थी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला which shows that a projectile moves in a parabolic path। वही वाली स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट थी, देख रहे हैं, यही वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी है दोबारा, क्योंकि जब आप इसका भी ग्राफ प्लॉट करोगे, बच्चों के लिए तो हालांकि मुश्किल होगा इसका ग्राफ प्लॉट करना क्योंकि इसमें थीटा भी आ गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इंसान इसका ग्राफ प्लॉट करे और उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको वही चीज करनी होती है, टेन थीटा का वैल्यू, थीटा अगर 30 डिग्री गिवन है वो यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, 1030 1060 वगैरह, कॉस थीटा कॉस 30 60 जो भी गिवन है, जी यू सब कुछ, ये y और x में एक इक्वेशन आएगी, उसमें x का वैल्यू पुट करने पर आपको y का वैल्यू मिलेगा, उसका ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, वो हमेशा आएगा पैराबोला। तो इसलिए इस कर्व को पैराबोलिक बोल देते हैं। पैराबोला एक शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप, कर्व्ड शेप, इलिप्स की फैमिली की होती है वो। ये तीन होते हैं इस फैमिली में, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मैथ्स वाले बच्चे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि इससे जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनता है, इसलिए इसे पैराबोला बोलते हैं। और पैराबोला इस तरह की एक कर्व शेप को कहते हैं, जैसे आप इस तरह की शेप को इलिप्स या इलिप्टिकल बोल देते हो। बस इतना नाम याद रखना है, बाकी तो सब ओके है। तो ये हमारा इस हेडिंग का
प्रोजेक्टाइल फायर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इसका फर्स्ट पोर्शन खत्म होता है, जिसमें हमने क्या किया, हमने उस प्रोजेक्टाइल जो थ्रो किया गया उसका हॉरिजॉन्टल वाला पाथ फाइंड आउट किया, वर्टिकल वाला पाथ फाइंड आउट किया, उनको कंबाइन किया। कंबाइन करने पर हमें एक इक्वेशन मिली जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, जिससे प्रूव हो गया कि प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। ये लाइन अब आपकी एक फिजिक्स की जनरल नॉलेज की तरह हमेशा याद रखनी होती है कि इन विच पाथ, विच टाइप ऑफ पाथ अ प्रोजेक्टाइल मूव्स। तो आपको जवाब देना है अ प्रोजेक्टाइल, चाहे वो हॉरिजॉन्टल की तरफ फेंका जाए या ऐसे फेंका जाए थीटा एंगल, अ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज मूव्स इन अ पैराबोलिक पाथ, और इस पाथ को ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है। शेप उसका पैराबोलिक होता है, पाथ का नाम ट्रेजेक्टरी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पोर्शंस को समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। हमें कुछ और चीजें इस प्रोजेक्टाइल के बारे में फाइंड आउट करनी है। तब तक के लिए अभी इसको रिवाइज करें। मिलते हैं बच्चों से नेक्स्ट क्लास में।